नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए हमारी लास्ट वीडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं संगम एज की। एक 8th सेंचुरी में लिखी हुई कमेंट्री में बताया गया है कि 3 संगम 9,990 ईयर्स तक चली। 8,598 पोइट्स ने इनको अटेंड किया और 197 पंडियन किंग्स इसके पैट्रन थे। सेंटर था मदुरई, जो कि पंडियंस की कैपिटल थी। आज हम इसी विशाल लिटरेचर के माध्यम से अर्ली साउथ इंडियन हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। एम्पायर बियॉन्ड विंध्यास सीरीज की ये हमारी अगली वीडियो है। इससे पहले हमने सातवाहन डायनेस्टी की बात करी और आज हम पहुंचे हैं डीप साउथ और कवर करने वाले हैं 3 प्रिंसिपल किंगडम्स। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए जानते हैं संगम एज के बारे में। तमिल लैंग्वेज के अर्लीस्ट ट्रेसेस प्राप्त हुए हैं तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस से। ये मोस्टली बुद्धिस्ट और जैना केव्स से प्राप्त हुए हैं। कई सारे इसमें वर्ड्स हैं जो कि अडॉप्ट किए गए हैं संस्कृत और प्राकृत भाषा से और इन्हें अपनी सुविधा के अनुसार लोकल भाषा में ढाल लिया गया है। उदाहरण के तौर पर निगमोत्तर और वनिकन, ये दोनों वर्ड्स आपके सामने हैं। अब ये जो डोनेटिव लेबल्स थे और इन लेबल्स पे जो लैंग्वेज लिखी गई थी, ये लिटरेरी तमिल से काफ़ी डिफरेंट थी। लिटरेरी तमिल की अगर हम बात करें तो वो 3rd सेंचुरी BC में एक प्रॉपर लैंग्वेज बन के उभर के सामने आती है, जिसका खुद का एक राइटिंग का सिस्टम भी था। अब इसी पीरियड में कुछ हीरोइक पोएम्स लिखी गई जिन्हें आज हम संगम लिटरेचर के नाम से जानते हैं और आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो पोएम्स थी इन्हें संगम वाइज कलेक्ट और क्लासीफाई किया गया। संगम स्कॉलर्स की एक अकेडमी थी, लेकिन जो पोएम्स थी वो संगम पीरियड से भी ज़्यादा पुरानी थी, ऐसा भी एक मत है। ट्रेडिशनली 3 संगम्स थी और उनमें से केवल लास्ट वाली का वर्क अवेलेबल है। बाकी दूसरी के बारे में, जो बाकी की 2 हैं, उनके बारे में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब सवाल आता है कि ये पोएम्स की रचना किसने करी। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि कई सारे वर्ड्स हैं जिनको मैं सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि तमिल लैंग्वेज है, मुझे नॉलेज नहीं है इतनी ज़्यादा। तो फिर सवाल ये है कि पोएम्स की रचना किसने करी। तो देखिए 2 शब्द आते हैं सामने, पनार और पुलावार। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो पोएम्स हैं अधिकतर ये लोकगीत यानी कि फोक का रिजल्ट है। वॉन्डरिंग बार्ड्स अपने पैटर्न्स की तारीफ में जगह जगह ये पोएम्स रिसाइट किया करते थे। एक ओरल ट्रेडिशन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि केवल इनकी वजह से ही इतना एलैबोरेट लिटरेचर तैयार हुआ। कुछ दूसरे पोएट्स थे जो कि इस कैटेगरी में नहीं आते थे, जैसे कि कपिलार, परनार, अय्यवार और गौतमनार। इन लोगों को कहा जाता था पुलावार और जो कॉमन बार्ड्स थे वो थे पनार। तो जो वॉन्डरिंग बार्ड्स हैं जो अपनी पैटर्न्स की तारीफ में जगह जगह जाके ये पोएम्स को रिसाइट कर रहे हैं, वो पनार वाली कैटेगरी में आते हैं। और जो एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, जो अपनी जो कोर्ट पोएट्स हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, वो लोग हैं पुलावार। तो इन लोगों की मेहनत का रिजल्ट था पूरा संगम लिटरेचर। ये पोएम्स रिप्रेजेंट करती हैं तमिल लैंग्वेज का विकास और इसके अलावा जो सोशल कंडीशंस थी उस टाइम की, उसके ऊपर भी ये प्रकाश डालती है। अब हम संगम लिटरेचर को क्लासिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बेसिक सी बात बता देना चाहता हूँ। पोएम्स की जो थीम है वो बेसिकली 2 हैं। एक है अकम यानी कि लव और दूसरा है पुरम यानी कि वॉर। ये दोनों प्रिंसिपल थीम्स हैं पोएम्स की थ्रू आउट द संगम एज। क्लासिफाई करेंगे तो देखिए एथुतोगई जो कि 8 पोएम का कलेक्शन है यानी कि 8 एंथोलॉजीज। इसके अलावा जो दूसरा कलेक्शन है वो है पट्टू पट्टू यानी कि 10 आइडल्स। ये दोनों कैटेगरीज हैं, लेकिन ये दोनों कंप्लीट संगम लिटरेचर नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी बुक्स हैं, जैसे कि ग्रामर पे एक बुक है तोल्कापियम। पहले बात करेंगे एथुतोगई की। ये 8 के ग्रुप में जो कलेक्शन है वो आपकी स्क्रीन पे है, सारी बुक्स का नाम। इनमें से फर्स्ट 5 की जो थीम है वो है लव यानी कि अकम और बाकी की 3 की थीम है पुरम। इनफैक्ट परिपटल में जो पोएम्स हैं वो विष्णु, शिवा, दुर्गा और मुरुगन के इर्द गिर्द घूमती हैं। एक अच्छा हिस्टोरिकल टेक्स्ट है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और जानेंगे पट्टू पट्टू के बारे में। इन्हें 10 लॉन्ग पोएम्स भी कहा जाता है। अगेन स्क्रीन पे सभी बुक्स का नाम है आपके लिए। इस कैटेगरी में अकम और पुरम दोनों पोएम्स हैं। ये हिस्टोरिक पोएम्स ओरल बार्डिक लिटरेचर का हिस्सा हैं। कुछ फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस रिपीट होते हैं क्योंकि ये फ्रेजेस रेडीमेड हैं। पोएट्स को मालूम है कि किसको कहाँ यूज़ करना है। काफ़ी क्रिएटिविटी का काम है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपके साथ कुछ टर्म्स शेयर करूंगा जो कि बार बार यूज़ होते आए हैं, जैसे कि वॉरियर ऑफ विक्टोरियस लेंसेज, पोजेसर ऑफ लॉफ्टी चैरियट्स, हीरो ऑफ आई फीलिंग गार्लैंड्स। ये सारे जो टर्म्स हैं ये किंग्स के टाइटल हैं और ये टाइटल्स बार बार रिपीट होते रहे हैं।
ये हमने संगम लिटरेचर की बात करी। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये किंग्स के द्वारा पैटर्नाइज्ड पोइट्स थे और उनकी मदद से इतना विशाल लिटरेचर तैयार हुआ। अब यहाँ पे जो किंग्स हैं, ये कौन से किंग्स हैं, कौन सी डायनेस्टी है, काफ़ी सारे सवाल आते हैं। ये तो एक केवल लिटरेचर है जो कि एक हिस्टोरिकल सोर्स है, लेकिन उस समय की तमिल एरिया की क्या पॉलिटिकल हिस्ट्री है, इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे तमिल पॉलिटिकल हिस्ट्री। पहले हमने सातवाहन्स की बात करी, उसके बाद अब हम थोड़ा सा नीचे खिसक आए हैं और अब हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री की। इसके साथ हम वीडियो के सेकंड पार्ट में बढ़ेंगे और बात करेंगे 3 बिग पावर्स के बारे में, जिनका नाम है चोलास, पंड्यास और चेरास, जो उस समय की डीप साउथ की पूरी पॉलिटी को डोमिनेट करते थे। वेंकटम की हिल्स और कन्याकुमारी के बीच में जो एरिया है, इसे तमिलहम कहा जाता है। मॉडर्न सेंस में अगर बात करें तो तमिलनाडु और केरला इस क्षेत्र में आते हैं। काफ़ी डाइवर्स इकोजोन है, फर्टाइल है, ट्रेड के लिए अपने फेमस है और सबसे इम्पोर्टेंट अपने स्पाइसेस के लिए। इससे पहले हमने सातवाहन्स के बारे में बात करी थी, तो सातवाहन एक डेक्कन बेस्ड डायनेस्टी थी। अभी हम डीप साउथ की बात कर रहे हैं। तो इस समय जब संगम की बुक्स कंपोज हो रही हैं, तो साउथ इंडिया में क्या चल रहा है, हम उन डायनेस्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टाइम पीरियड में 3 प्रिंसिपल चीफडम्स हैं जो कि इस एरिया को डोमिनेट करते हैं। इन तीनों में सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड इंटीरियर में होना और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट होना। इसके अलावा जो भी डिटेल्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे हैं। चोलास, चेरास और पंड्यास इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर्स हैं इस टाइम पीरियड के। लेकिन इन पॉलिटिकल सोसाइटी का इवोल्यूशन हुआ कैसे? देखिए, स्टार्टिंग में छोटे छोटे क्लैंस थे। इन क्लैन के लीडर्स को पोएम्स में पेरुमकन यानी कि ग्रेट सन भी कहा जाता था। फ्यूचर में इनमें से ही बड़े किंगडम्स का उदय हुआ। क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इनमें से किंगडम्स बड़े बड़े राज्यों में तब्दील हो गए? तो कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। सबसे पहले तो इन्होंने सब्जुगेशन किया दूसरे क्लैंस का यूजिंग मिलिट्री पावर, दूसरा मैरिज अलाइंस, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है वेल्थ। जिस भी चीफ्टन के पास ज्यादा एग्रीकल्चरल एरिया था, तो दैट मीन्स मोर वेल्थ, तो वो उस वेल्थ का यूज करके छोटे छोटे क्लैंस को अपने में मिला लेते थे और ऐसे करके ये 3 बड़े पॉलिटिकल सेंटर्स का उदय हुआ। 3 क्राउन्ड किंग्स जो कि चेरा, चोला और पंड्यास, ये तीनों को वेंदार कहा जाता था। वेंदार शब्द का मतलब होता है क्राउन्ड किंग, और इन तीनों डायनेस्टी के एम्बलम्स थे टाइगर, बो और फिश। वेंदार्स को 3 और प्रिविलेजेस थे जो कि केवल क्राउन्ड किंग्स को मिलते थे। वो थे स्टाफ, ड्रम और अम्ब्रेला। ये चीजें रॉयल अथॉरिटी को सिग्निफाई करती थी। जब भी वॉर्स होते थे 2 किंग्स में, तो अगर कोई किंग अपना ड्रम या अम्ब्रेला खो देता था उस वॉर में, या वो उसे हार जाता था, तो उसका मतलब होता था कि वो किंग उस वॉर को हार गया है। और ऐसा आप जब साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि फलाना किंग लॉस्ट हिज अम्ब्रेला एंड ही लॉस्ट द वॉर, क्योंकि वो रॉयल अथॉरिटी का एक सिंबल है और उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है वहाँ की सोसाइटी में। अब आगे बढ़ेंगे। वेंदार्स के अलावा एक और क्लास है जिसे कहा जाता था वेलिर। वेलिर कौन है? वेलिर छोटे चीफ्टेंस हैं जो कि समय के हिसाब से अपनी लॉयल्टी शिफ्ट करते रहते थे। इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं। एक और टर्म है वल्लाल, नॉन पॉलिटिकल टर्म है। ये लोग क्या है? ये लोग पैटर्न्स हुआ करते थे पोइट्स के। चलिए, ये सब हमने जाना जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में, एक जनरल ओवरव्यू लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे चेरास की। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो तमिल टर्म्स हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं प्रोनाउंस करने में, तो मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि सही तरीके से ही प्रोनाउंस करूँ। अगर चेरास की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है उदयनजिराल का। उदयनजिराल को एक टाइटल भी दिया गया है जिसका नाम है उदयनजिराल ऑफ ग्रेट फीडिंग। ये टाइटल क्यों दिया गया है, इसके पीछे एक स्टोरी है। उदयनजिराल क्लेम करते हैं कि महाभारत वॉर में कौरव और पांडव दोनों की आर्मीज को इन्होंने फीड करा, दैट्स व्हाई दिस टाइटल। अब टू सम डिग्री कुछ एग्जैजरेशन रहता है पोएम्स में, ऐसा तमिल पोएम्स में रहा है, क्योंकि जो ऑथर्स हैं, जो पोइट्स हैं, वो अपने मास्टर्स को प्लीज करने के लिए लिख रहे हैं। दैट्स व्हाई ये सब जो टाइटल्स हैं, इस तरह के बड़े बड़े टाइटल्स हमारे सामने आते हैं।
उदयनजिराल फर्स्ट किंग है। इसके बाद अब इनको सक्सीड किया इनके सन नेदुनजिरालदान ने। काफ़ी फेमस चेरा किंग है ये। इन्होंने 7 क्राउन किंग्स को डिफीट किया और इसके बाद अधिराज टाइटल को अडॉप्ट किया। कुछ पोएटिक एग्जैजरेशन है, जैसे कि इनका एक टाइटल है इमायावरमन, इसका मतलब है ही हु हैड हिमालयाज फॉर हिज बाउंड्री। लेकिन दैट डजंट मीन कि सारी चीज़ें ही फैंसीफुल स्टोरीज का हिस्सा हैं। इस चीज़ के पुख्ता सबूत हैं कि इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कुछ यवन ट्रेडर्स को मालाबार कोस्ट पर डिफीट किया और उसके बाद इन्होंने उन लोगों को कैद कर लिया और एक भारी रैंसम के बाद छोड़ा। इनकी कैपिटल का नाम था मरंदई। अपने कंटेम्प्रेरी चोला किंग से एक युद्ध के दौरान इनकी डेथ हो गई और साथ में चोला किंग की भी डेथ हो गई। तो वो एक ऐसा वॉर था जिसमें दोनों साइड से जो किंग थे, दोनों किंग्स की डेथ हो गई। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अदान के यंगर ब्रदर जिनका नाम था कुतुवन। इनको चेरा पावर को वेस्टर्न से ईस्टर्न सी तक एक्सटेंड करने का श्रेय जाता है क्योंकि इन्होंने कोंगू को कैप्चर किया था। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चेरा किंग है जिनका नाम था सेनगुतुवन, जिनको द राइचियस कुतुवा भी कहते हैं या फिर द रेड चेरा। परनार की एक पोयम मैंने सेलिब्रेट किया गया है। परनार संगम एज के काफ़ी फेमस पोइट हैं। सेनगुतुवन 7 क्राउन्स की माला पहनते थे क्योंकि ये अधिराज थे। मुकुर के चीफ्टैन को भी इन्होंने हराया। सिलापदिकरम जो कि एक पोस्ट संगम वर्क है, उसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने कोदुकुर पोर्ट को भी जीता और वो जो पूरा डिस्क्रिप्शन है काफ़ी डिटेल में उस बुक में दिया गया है। इनफैक्ट कन्नागी जो कि सिलापदिकरम बुक की हीरोइन है, उनकी मूर्ति बनाने के लिए जो स्टोन यूज हुआ था वो सेनगुतुवन ने एक आर्यन चीफ से जीता और उसके बाद उस स्टोन को गंगा नदी में प्यूरिफाई करके वापस अपने राज्य लेके आए। इसके अलावा जो इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है मैं कहूँगा वो था कि उसी समय चोला किंगडम में सक्सेशन का वॉर चल रहा था। तो जो इनका कैंडिडेट था सेनगुतुवन का, इन्होंने उसे जिताया और उसके अलावा जो 9 अदर कंटेंडर्स थे थ्रोन के लिए उनकी हत्या कर दी गई। तो इन्होंने सक्सेशन वॉर में इंटरफियर भी करा और साथ ही साथ उसे जीते भी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कुदाको इरुम्पुराय, ये लास्ट चेरा किंग है जिनका नाम संगम टेक्स्ट में मेंशन्ड है। इन्होंने पांड्या और चोला दोनों को एक वॉर में हराया। इसके बाद में जो किंग हैं उनका भी नाम इरुम्पुराय है। इनका शासनकाल अर्ली 3rd सेंचुरी में था। एक वॉर में पंड्यन किंग नेदुनजिलियान ने कैप्चर कर लिया। हम बात कर रहे हैं लास्ट चेरा किंग की, बट समहाउ ये वहां से बच निकले और कैसे बच निकले वो भी एक पोयम में काफी डिटेल में डिस्क्राइब करा गया है। चलिए, ये बात हुई चेरा किंग्स की। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट मेजर डायनेस्टी पे जाएंगे जो कि है चोलास। सबसे फेमस चोला किंग करिगला के बारे में बात करेंगे। करिगला को एक बार एनिमीज ने उनके कैप्चर कर लिया था और उनको कैद में डाल दिया था, लेकिन इसके बाद इन्होंने कैसे अपने आप को रीस्टैब्लिश किया ये स्टोरी दी गई है पत्तू पपत्तू में। संगम टेक्स्ट है। ये जो हम चोलास की बात कर रहे हैं ये हम संगम एज के चोलास की बात कर रहे हैं। ये डायनेस्टी के फाउंडर हैं। करिगला सबसे फेमस किंग है। इनके नाम की उत्पत्ति की अगर बात करें तो 2 मत हैं। बताते हैं कि बचपन में इनके साथ एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में इनका एक पैर जल गया था, इसलिए इनका नाम पड़ा करिगला। और दूसरा मत है, वो बोलते हैं कि इनके नाम का मतलब है डेथ टू एनिमी एलिफेंट्स। खैर जो भी है, बात करेंगे इनके अचीवमेंट्स की। सबसे पहले बात करेंगे बैटल ऑफ वेन्नी की, जहाँ पर ये जीते। पंड्या और चेरा किंग्स की बुरी तरह से हार हुई और चेरा किंग ने तो सुसाइड कर लिया था इस हार के बाद। कहते हैं कि ही स्टार्व्ड हिमसेल्फ टू डेथ, क्योंकि इस बैटल में चेरा किंग के पीठ पे एक घाव हो गया था जो कि एक किंग के लिए बहुत बड़ा अपमान था। तो चेरा किंग नॉर्थ की साइड फेस करके एक जगह पे बैठ गए और उन्होंने ये जो रिचुअल सुसाइड था वो कर लिया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करिगला ने पंड्या और चेरास को कितने बुरी तरीका से हराया होगा। इसके अलावा इसी बैटल में लगभग 11 चीफ्स अपना ड्रम खो बैठे थे। जैसा कि मैंने बताया था, केवल क्राउन किंग्स भी नहीं है तमिल सोसाइटी में, इसके अलावा भी बहुत सारे चीफ्टेंस हैं जो अपनी लॉयल्टी टाइम टू टाइम शिफ्ट करते रहते थे। तो ऐसे ही 11 चीफ्स ने अपना ड्रम खो दिया था। इसका मतलब होता है टोटल डिफीट। और ये विक्ट्री करिगला की लाइफ में टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि इनके अगेंस्ट जो अलायंस बना था वो शैटर हो चुका था। करिगला पंडियंस को तो काफी हेट करते थे, वो उनको अलग अलग डिमीनिंग नाम से बुलाते थे। ये सब रिकॉर्डेड है बुक्स में।
इसके अलावा एक दूसरा इंपॉर्टेंट बैटल जो इन्होंने फाइट किया वो था बैटल ऑफ वहाई। मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, मैं स्क्रीन पे नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे 9 चीफ्स ने अपना अम्ब्रेला सबमिट किया, जो कि अगेन सिंबल ऑफ रॉयल पावर था। तो अगर आपने सबमिट कर दिया दैट मीन्स की टोटल डिफीट। अब इन वॉर्स से करिकला ने जो क्राउन किंग्स हैं उनमें एक हेजमनी स्थापित करी। सबसे पावरफुल किंग थे जो बाकी की दोनों डायनेस्टीज थी उनको कम्प्लीटली डिफीट कर ही दिया था। और इसी के साथ इन्होंने चोलास की टेरिटरी को एक्सटेंड किया। और एक इम्पॉर्टेंट जो बात है, जो पुहार का पोर्ट है जो कि चोला डायनेस्टी का प्रीमियर पोर्ट था, वो इन्होंने ही उसका निर्माण कराया था। और कहा जाता है कि वो स्लेव लेबर का यूज़ करके उसका निर्माण किया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट चोला रूलर है इनके अलावा, वो कांची से रूल करते थे। अब करिकला के कंटेम्प्रेरी थे या सबऑर्डिनेट थे, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो उनकी कैपिटल कांची थी, जो दूसरे हम बात कर रहे हैं दूसरे चोला किंग की, और उनका नाम था तोंडाईमन। पूरा नाम मैं आपके लिए स्क्रीन पर छोड़ दूंगा। करिकला की कंटेम्प्रेरी है, पोएम्स में इनको भी मेंशन किया गया है। और ये तो खुद भी एक पोइट थे और इनका काफ़ी सारा वर्क सर्वाइव करा है, जिनमें से एक पोयम में ये बताते हैं कि किंग का पर्सनल कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, और कितना अच्छा होना चाहिए तब वो किंग बनेगा, उस पर इन्होंने बात करी है। लेटर टाइम्स में चोला एम्पायर सिविल वॉर्स का शिकार हुआ, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पंडियन किंग्स की। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि एक कौटिल्यन कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कुल संघ। तो ये जो किंगडम्स हैं, चेरा, पंड्या और चोलास, ये सब किंगडम्स आई थिंक उसी सिस्टम को फॉलो करते थे। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि देखिए करिकला चोला किंग है, उसके अलावा एक दूसरे किंग है चोला जो जिनका पावर सेंटर दूसरा है, कांची से रूल कर रहे हैं। करिकला का सेंटर अलग है। ऐसे ही पहले मैंने बताया था कि चोलास में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, 10 कैंडिडेट्स थे। चेरा किंग की हेल्प से एक कैंडिडेट ने थ्रोन को सिक्योर करा। तो जो कुल संघ कॉन्सेप्ट है उसमें ये होता है कि कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं और जो सबसे पावरफुल होता है वो राजगद्दी संभालता है, लेकिन सेंटर एक नहीं होता है पावर का, सेंटर काफ़ी सारे होते हैं पावर। चलिए आगे बढ़ेंगे और लास्ट मेजर डायनेस्टी की बात करेंगे जो कि है पंड्या। अर्ली पंडियन किंग्स की अगर बात करें तो सबसे फेमस किंग नेदुनजलियान के बारे में थोड़ा डिटेल में जाना होगा। हालांकि इनसे पहले 3 किंग्स और हैं, बट टू कीप इट शॉर्ट हम केवल इनके बारे में ही बात करेंगे आज। नेदुनजलियान ऑफ तलाई यलगनम राज सिंहासन युवा अवस्था में इन्होंने संभाला। अब ये जो मैंने आपको इनका टाइटल बताया है, इसके पीछे एक कहानी है, हम उस पर आएंगे अभी। क्योंकि जब इन्होंने राजगद्दी संभाली थी तो आसपास के किंग्स और चीफ्स ने इन्हें इजी टारगेट समझा और इनके राज्य पे हमला कर दिया। क्योंकि ये यंग थे, लोगों को लगा कि इजीली डिफीट किया जाएगा। तो जो बकाया जो दूसरे क्राउन किंग्स हैं उन्होंने इन पे हमला कर दिया। अब नेदुनजलियान ने खुद अपनी आर्मीज को कमांड करते हुए चोला टेरिटरी में एक जगह है जिसका नाम है तलाई यलगनम, ये जो जगह है इन्होंने चोला आर्मीज को वहां तक खदेड़ा और अपने खिलाफ बने हुए इस अलायंस को कम्प्लीटली डिफीट किया। और ये वही बैटल है जिसमें चेरा किंग से ऑफ एलिफेंट, उस किंग को इन्होंने कैप्चर किया। जब हम चेरा किंगडम के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कैसे एक चेरा किंग को पंड्या किंग ने कैप्चर कर लिया था। तो यही वो लड़ाई थी जब इन्होंने उस किंग को कैप्चर कर लिया था। एक टेक्स्ट है जिसका नाम है मदुरई कांजी, जो कि मदुरा और पंडियन रूल पे एक फुल लेंथ डिटेल्ड बुक है। इस पोयम में पोएट ने पंडियन रूलर और ख़ास तौर से नेदुनजलियान की काफ़ी तारीफ की है। कुछ टाइटल्स भी दिए हैं जैसे कि लॉर्ड ऑफ कोरकई, वॉर लॉर्ड ऑफ साउदर्न परदवार एक्सेट्रा, ये सब टाइटल्स इनको दिए गए हैं। वो जो बुक है वो इन्हीं के शासनकाल पे लिखी गई है। एंशियंट टेक्स्ट है। पंडियंस की जो जोग्राफिकल लोकेशन थी वो ऑक्यूपाई करते थे सदर्न मोस्ट और साउथ ईस्ट पोर्शन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इनकी कैपिटल थी मदुरई। मदुरई को संगम्स की सीट भी कहा गया है। और पंड्या रूलर्स अर्लीस्ट पैटर्न्स थे संगम पोइट्स के, लेकिन ये भी एक डिबेट का विषय है। ये जो स्टेट थी, जो पंड्या एम्पायर था, काफ़ी वेल्दी स्टेट थी। इनके रोमन्स के साथ ट्रेड रिलेशंस भी थे। इनफैक्ट एम्परर अगस्टस को एम्बेसडर्स भी भेजे गए थे, इसका भी एविडेंस मौजूद है। अब मैंने आपको सिलापतिकरम के बारे में बताया था जिसमें मेन कैरेक्टर्स थे वो थे कोवलन और कन्नागी। नेदुनजलियान के शासनकाल के दौरान ही कोवलन की डेथ हुई थी। ये हमने ब्रीफली कवर की पॉलिटिकल हिस्ट्री संगम एज की, लेकिन ये तो हमारे केवल क्राउन किंग्स के बारे में हमने बात करी। इसके अलावा कुछ माइनर चीफ्टेंस भी थे, आइए थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं।
जैसे कि एक बहुत फेमस स्टोरी है, कपिलार एक फेमस चीफ जिनका नाम परी था, उनके साथ रहते थे, कैंप फॉलोवर थे। उन्होंने काफ़ी पोएम्स कंपोज करी अपने ओवरलॉर्ड के लिए, यानी कि परी के लिए। और परी की डेथ के बाद कपिलार परी का कोर्ट छोड़ के चेरा कोर्ट में शिफ्ट हो गए। बहुत सारी फैंसीफुल स्टोरीज है पीछे। एक स्टोरी है जिसमें बताया गया है कि परी के जो 2 बेटियां थी उनकी जिम्मेदारी कपिलार ने ले ली थी। और कपिलार संगम एज के बहुत फेमस पोएट हैं, उन्होंने ले ली थी। फिर कैसे जो जर्नी थी पूरी, ऐसे ऐसे काफी सारी स्टोरीज हैं। अब जो परी का राज्य था वो पंड्या किंगडम की सीमा पे था, मतलब वहीं पे बॉर्डर पे था। एक एरिया है पीरनमलाई हिल्स है, वो जो हिल था वहाँ पे उनका फोर्ट था। इसके अलावा कुछ और भी चीफ्स थे, लेकिन हम इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, इतनी ही बात करेंगे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं स्क्रीन पे छोड़ ही देता हूँ। अब थोड़ा सा बात करेंगे अदर एस्पेक्ट्स पे। ये तीनों किंगडम्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम था वॉरफेयर और एग्रीकल्चर। आपस में ये लोग हमेशा बिजी रहे वॉरफेयर में, लेकिन फिर भी एक जनरल प्रोस्पेरिटी थी और मेन कंट्रीब्यूटर था उनकी नेचुरल रिसोर्सेज और ट्रेड। वेस्ट में डिमांड थी स्पाइसेस की और मेनली पेपर, और इसके अलावा आइवरी भी एक्सपोर्ट का आइटम था। ये दोनों चीजें डीप साउथ में काफी मात्रा में अवेलेबल थी। पंडियंस तो हमेशा से अपने पर्ल्स यानी कि मोती के लिए फेमस रहे हैं। इनफैक्ट कौटिल्य ने इन्हें मेंशन भी किया है। इसी तरह उरायूर जो कि चोलास की टेरिटरी थी, वो भी फेमस था अपने कॉटन के लिए। जब रोमन्स ने इजिप्ट कैप्चर कर लिया था उसके बाद तो एक बूम आया वेस्ट और ईस्ट के ट्रेड में। 2nd सेंचुरी तक साउथ इंडिया को ट्रेड से काफी फायदा पहुंचा और इसके बाद रोमन्स का डिक्लाइन हो गया और साथ में ट्रेड का भी डिक्लाइन हो गया। अब हम अपनी इस वीडियो का एंड करेंगे। इस वीडियो में हमने संगम एज के बारे में जाना, कुछ बुक्स के बारे में बात करी, और फिर दूसरे पार्ट में हमने 3 किंगडम्स के बारे में भी डिस्कशन किया। अगली हमारी वीडियो होगी, अभी मैंने डिसाइड तो नहीं करा है किस टॉपिक पे होगी, लेकिन जहां तक है हम सातवाहन के सक्सेसर किंगडम्स पे बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।